वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बल के ऊपर बात करी थी और बल के जितने भी टाइप्स हैं और जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हमने विधिवत रूप से अच्छे से डिस्कस कर लिया था। बल के साथ साथ हमने जड़त्व को भी पढ़ा था और न्यूटन के नियमों को भी पढ़ा था। न्यूटन के नियम में जो पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका था। तो हमने 2 लेक्चर पढ़े, एक लेक्चर था हमारा बल के ऊपर और एक लेक्चर था हमारा जड़त्व के ऊपर। तो आई होप आपको बल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जड़त्व भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। बल एक प्रकार का धक्का होता है। जब हम किसी वस्तु से अन्य वस्तु पर ऊर्जा के साथ जो क्रिया करते हैं वो बल कहलाता है, जिसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, ठीक है, जो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। और जड़त्व क्या है? जड़त्व प्रत्येक गतिमान वस्तु को रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का काम करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसका जो विरोध है वो जड़त्व होता है। अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जड़त्व का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वस्तु लगातार मूव करती है, लेकिन उस वस्तु को रोका जाता है पृथ्वी के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको कहूं कि कोई एक बॉल है, बॉल को यहां से आपने फेंका, बॉल लगातार लुढ़कती जाएगी, लेकिन आपने एक चीज को महसूस किया होगा कि बॉल को पृथ्वी रोकने का काम करती है। बॉल को पृथ्वी रोकने का काम करती है। यहां से मैंने बॉल फेंकी, ये मान लो धरती है आपकी, पृथ्वी का तल है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से ये बॉल फेंकता है तो ये बॉल यहाँ गिरती है और गिरने के बाद ये लगातार लुढ़कती जाती है और इस स्थिति में आकर स्टॉप हो जाती है। तो बॉल को लगातार ये तल क्या करता है? रोकने का काम करता है। लेकिन बॉल में क्या है? ऊर्जा है। इसके कारण ये सतह बॉल को रोक नहीं पाती, लेकिन एक समय जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो बॉल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। बॉल लगातार यहाँ से मूव करती जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और यहाँ आकर रुक जाएगी। तो जब बॉल यहाँ गति कर रही है तो इस गति को रोकने का जो काम करता है विपरीत अवस्था में वो कहलाता है जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। इसके बीच में जो घर्षण हो रहा है, जो स्पर्श हो रहा है वो घर्षण है, लेकिन पृथ्वी का गतिमान वस्तु पर रोकने का जो काम है वो जड़त्व है। बात समझ में आई? जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा होगा। कैसे? एक हल्की सी वस्तु है, उसको आप धक्का मार के खिसका देंगे, लेकिन एक लोहे का बहुत बड़ी मशीन अगर रखी हुई है, जैसे जेसीबी वगैरह है, कोकलेंट है, तो उसको आप धक्का देकर आगे नहीं खिसका सकते। क्यों नहीं खिसका सकते? क्योंकि उनका जो द्रव्यमान है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। पदार्थ की मात्रा उनमें, लोहे की पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व भी कैसा है? ज़्यादा होगा। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है, इसी कारण इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई होप बल और जड़त्व आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर 2 और टर्म होती हैं, एक होता है बल आघूर्ण और एक होता है जड़त्व आघूर्ण। तो अब हमें बल आघूर्ण को पढ़ना है और जड़त्व आघूर्ण को समझना है। तो पहले हम बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आपको क्लियर है, आघूर्ण आपको समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आघूर्ण शब्द में आप क्या समझ पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि कुछ घूर्णन जैसा समझ में आ रहा है, मतलब कुछ घुमाव जैसी बात कही गई है। तो बिल्कुल सही समझा आपने। वस्तु पर बल कहीं भी लग सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सीधा, आड़ा, तिरछा, ऊपर से, नीचे से, कहीं भी बल लग सकता है। लेकिन बल जब घूर्णन स्थिति में लगे, किस स्थिति में लगे? घूर्णन स्थिति में लगे, तो इसे बल आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? जैसे एक मान लो
बाइक है, बाइक से आप जा रहे हैं, बाइक बल लगा रही है और आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन बाइक चलाते चलाते आप मेले में पहुंचे, मेले में पहुंचने के बाद आप झूले पे बैठे, झूले पे बैठने के बाद जब जो झूले ने बल लगाया तो वो भी बल है, लेकिन झूला कैसा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो उस पर जो बल होगा वो कैसा होगा, बल आघूर्ण होगा। लेकिन उस गोलाई में बल तो काम करेगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये आपका घूर्णन। देखो ये गोल वाली चीज को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। इसी घूर्णन से क्या बना है, आघूर्ण बना है, जो कि बल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, घूर्णन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सर्किल वाली चीज होती है और उस पर बल लगता है तो वो बल उस पर बल आघूर्ण बन जाता है, और जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसमें एक प्रोसेस होती है, इसमें एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। याद रखना हमेशा गोलाई वाली स्थान पर, गोलाई वाली स्थिति को हम घूर्णन कहते हैं और इसी से बना है आघूर्ण। इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक क्या होती है, कंडीशन होती है, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके प्राप्त की। क्या, गोलाई वाली स्थिति में इस केंद्र से जब आप दूरी बढ़ाएंगे, केंद्र से जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो बल का जो मान है वो हमेशा कम होता जाएगा, हमेशा कम होता जाएगा। इसी चीज को पढ़ने के लिए हमने इस चीज, मतलब वैज्ञानिकों ने इस चीज का क्या किया, आविष्कार किया। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से समझिए। जब भी गोलाई में कोई केंद्र होता है, कोई भी केंद्र होता है, या ये कहूँ मैं कि मान लो कोई भी वस्तु है जहाँ पर बल लगाना है, तो बल लगाना है, लेकिन बल का जब स्थान है उसको बढ़ा दिया जाता है तो बल हमेशा न्यूनतम होता जाता है। आप कहेंगे कैसे, जैसे मान लो एक चक्की है, एक हाथ वाली जो पहले चक्की चलती थी ना जिससे आटा पीसा जाता था, तो ये मान लो चक्की है, ठीक है। यहाँ पर इसकी सॉफ्ट डली है और यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ है, हत्ता लगा हुआ है, ये लगा हुआ हत्ता है ना। आटे वाली जो चक्की होती है उसमें यहाँ क्या लगा, हत्ता। इस हत्ते को पकड़ के ऐसा ऐसा घुमाइए आप, चक्की चलती जाएगी, आटा पिसता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी हत्ते को हम यहाँ लगा दें, केंद्र के पास यहाँ लगा दें, तो क्या होगा, अगर यहाँ पास में लगा दिया जाएगा तो आप चक्की को हिला भी नहीं सकते। बीच में लगा देंगे तो चक्की को आप घुमाएंगे तो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं 4-6 चक्की एक साथ घुमा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बल लगेगा। लेकिन इसी हत्ते को यहाँ कुछ फिट कर दिया जाए लोहे का, और फिट करके यहाँ हत्ता लगा दिया जाए दूर, तो ये चक्की आपको और हल्की महसूस होगी, और हल्की महसूस होगी। मतलब बल यहाँ पर क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा, फोर्स यहाँ पर कम लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग सीधा सा ये है कि जब भी केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जब भी केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, बल का मान भी कम होता जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन वाली स्थिति में बल जब भी लगता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बल आघूर्ण को हमेशा टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। एक ये मार्क होता है, जैसे मान लो, जैसे आपका अल्फा है, बीटा है, गामा है ना, आपका डेल्टा है, थीटा है ना, ईटा है, अयोटा है, ऐसे बहुत सारे साइन हैं। तो वैसे ही एक साइन क्या होता है, टाउ, ठीक है। टाउ, टाउ से इसको दर्शाया जाता है, और टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी, जहाँ पर टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, एफ क्या है, बल है, और डी क्या है, दूरी है, केंद्र से दूरी है, ठीक है। बात समझ में आई। आपको बस इस चीज में एक ही चीज याद रखना है कि जब भी डी का मान बढ़ाया जाएगा, डी का मान बढ़ाया जाएगा तो बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब भी, हाँ बस यही याद रखना है कि डी अगर बढ़ेगी, मतलब यहाँ लिख लो, आप नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो कि बल आघूर्ण की स्थिति में जब भी केंद्र से दूरी को बढ़ाया जाता है, केंद्र से दूरी को बढ़ाया जाता है, बल वाले स्थान वाली दूरी को बढ़ाया जाता है, बल का मान
कम होता जाता है, बल का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, बस एग्जाम्पल दिए रहते हैं आपसे, है ना, और एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है और वही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको टिक कर देना है कि किस नियम को रिप्रेजेंट करता है, तो बल आघूर्ण। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लो चक्की का हत्था। चक्की का हत्था, है ना, चक्की का हत्था या चक्की के हत्थे से हम जब चक्की को घुमाते हैं तो उसमें बल आघूर्ण लगता है। हत्था जितना दूर होता जाएगा चक्की से, चक्की उतनी हल्की चलती जाएगी। पास आओगे आपको वजन महसूस होगा। और दूसरा अच्छा से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपका दरवाजा है, डोर है, तो दरवाजे का जो हत्था होता है ये भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। आप आज ही इसको थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। दरवाजे को आप अगर किनार से पकड़ेंगे, हत्था जर्नली किनार पे ही होता है ना, किनार के थोड़े से अंदर लगाया जाता है। जैसे मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, यहाँ से दरवाजा ऐड है तो हत्था आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो आप हत्थे को पकड़ते हैं, दरवाजा आसानी से खुल जाता है। लेकिन कभी आप हत्थे के यहाँ पकड़ के देखिए, यहाँ पकड़ के आप दरवाजे को खोलेंगे लगाएंगे और आसानी से खुलेगा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप कभी भी दरवाजे को यहाँ पकड़ के खोलने की लगाने की कोशिश करिए तो बल आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। आज ही प्रैक्टिकल करके देख लेना, दरवाजे को बीच से पकड़ के लगाने की कोशिश करना, फिर बिल्कुल कब्जे के पास से लगाने की कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूरी जितनी बढ़ेगी बल का मान उतना कमेगा, दूरी जितनी घटेगी बल का मान उतना अधिक होगा। ऐसा किसमें होता है? बल आघूर्ण में। तो दो एग्जाम्पल लिख लो, दरवाजे का हत्था, आपका चक्की, आटे वाली चक्की का हत्था, ठीक है, और हैंड पंप जो होता है ना, हैंडपंप का हत्था। हैंडपंप को कभी, हैंडपंप तो सभी ने चलाया होगा, हैंडपंप का जो नल होता है उसका जो हत्था होता है, उस हत्थे को आप पकड़ के चलाते हैं तो बढ़िया चलता है। लेकिन उसी हत्थे के जब आप थोड़े पास जाके चलाएंगे तो नल बहुत ज़्यादा भारी चलता है, भारी। और इसी हत्थे में कुछ और जोड़ दिया जाए, है ना, जैसे इस तरीके से मान लो एक नल है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पकड़ के चलाते हैं। अगर यहाँ आप पास पकड़ के चलाएंगे तो यहाँ बल का मान अगर +1 है तो यहाँ बल का मान +2, 3 आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये इसमें अगर और कुछ और जोड़ दिया जाए और लंबा कर दिया जाए तो नल और हल्का चलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, है ना, नल का हत्था जितना पास होगा उतना बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दूर लगा दोगे कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक ही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, स्क्रू ड्राइवर। क्या लगा दो? स्क्रू ड्राइवर समझते हो? कुछ लोग इसको पेंचकस वगैरह भी कहते होंगे, टेस्टर, पेंचकस। तो स्क्रू ड्राइवर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू ड्राइवर जितने दूर होगा मतलब जितना बड़ा स्क्रू ड्राइवर होगा, नट आपका उतना आसानी से खुल जाएगा। आपने देखा होगा जो नट बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में लगे रहते हैं, उनके नट खोलने के लिए बहुत बड़े बड़े इतने लंबे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, दूर से लगाते हैं और आसानी से वो खोल देते हैं। क्योंकि जितने दूर आएगा उतना बल हमें क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। ये सारी जो मशीनें हैं ये सब फिजिक्स के सिद्धांत पर काम करती हैं, इसलिए इंजीनियरिंग वगैरह में फिजिक्स को बहुत अहम इम्पोर्टेंस दी जाती है और अच्छे लेवल से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मशीनों में इंजीनियर जो होते हैं, जो IIT वगैरह करते हैं, उसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसी के नियम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो पेचकस जितना लंबा होगा नट उतनी आसानी से खुल जाता है, छोटा होगा आपको बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, आसानी से नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल आप याद रखें। तो आई होप बल आघूर्ण समझ में आ गया। अब हम थोड़ी सी जड़त्व आघूर्ण पर बात कर लेते हैं। जड़त्व को मोमेंटम कहा जाता है और आघूर्ण को इनर्शिया कहा जाता है, इसलिए इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I = होता है सिग्मा mr², ये इसका फॉर्मूला है, सिग्मा mr²। जड़त्व आघूर्ण = सिग्मा mr², और इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जैसे किसी भी गोलाई में बल लग रहा था जिसको हमने बल आघूर्ण कहा, तो जब वस्तु यहाँ है इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से क्या घूम रही है, तो जब वस्तु घूमती है तो इस पर बल आघूर्ण लग रहा है ना। बल देखो, इस पर यहाँ पर क्या लग रहा है? F लग रहा है, F से घूम रही है।
लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी वस्तु को हम घुमा देते हैं, घुमा देने के बाद जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं और वस्तु रुक जाती है, वस्तु रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को कोई रोकने का काम करता है। जैसे झूला, मेले में झूले का इंजन जब तक चालू है, तब तक इंजन चालू है, तब तक झूला घूमता रहेगा। लेकिन जैसे वो बंद करेगा क्या इंजन, फिर उसको झूले को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, झूले को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, झूला ऑटोमेटिक रुकता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व काम करता है, और जड़त्व का मतलब क्या है? गतिमान वस्तु को रोकने का काम। ठीक है, तो बल हटा लोगे जड़त्व बढ़ जाएगा और जड़त्व ऑटोमेटिक रोक लेगा। ठीक है, तो लीनियर चीजों में जड़त्व आघूर्ण नहीं लग, जड़त्व लगता है, लेकिन घूर्णन वाली स्थिति में, जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, जड़त्व लग जाएगा, और जड़त्व से गाड़ी यहां से आपने स्टार्ट की और यहां के रुक गई, जड़त्व है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण कब होगा? जब गोलाई वाली चीजें होंगी, जब राउंड शेप होगा तो वहां जड़त्व आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? जड़त्व आघूर्ण लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अच्छे से मैं समझाता हूं इसको। जैसे मान लो यहां पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, अलग अलग दिशा में मतलब एक ही दिशा में घूम रही हैं। मान लो बहुत सारी वस्तुएं हैं, माना कि एक m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान की वस्तु है, जिसके बहुत से छोटे छोटे द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 है ना, ऐसे बहुत सारे डैश डैश हैं। और इसी वस्तु की केंद्र से जो दूरी है वो क्या है? r1, r2, r3, r4, इस तरीके से बहुत सारी दूरियां हैं। एक वस्तु ये है, इसकी ये दूरी r1 है, m1, r2, m2, r3, m3, r4, m4, इस तरीके से बहुत सारी द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। तो सभी का द्रव्यमान m1, m2, m3 अलग अलग है, और सभी की दूरियां भी क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, तो और जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? m इंटू r होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? m1 r1, m2 r2, m3 r3, m4 r4, इस तरीके से ये सभी का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है पूरा? ये हम I बराबर लिख रहे हैं। I बराबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि I मतलब क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, और ये जड़त्व आघूर्ण सभी कणों का एक समान होगा। सभी कणों का क्या होगा? एक समान होगा। मान लो, देखो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये मान लो कि m1 एक पालकी है आपकी झूले की, m2 दूसरी पालकी है, m3 तीसरी पालकी है, चौथी पालकी है, पांचवी, छठी, ऐसी बहुत सारी क्या है? पालकियां हैं झूले की। सभी पालकियों का अलग अलग द्रव्यमान है m1, m2, सभी की दूरी अलग अलग है r1, r2। ठीक है, इन सभी को जब हमने सामूहिक रूप से जड़त्व आघूर्ण के आधार पर कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? I बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू आर, क्योंकि m से मल्टीप्लाई होगा r का, तो इस तरीके से सामूहिक रूप से हमने सभी द्रव्यमान की दूरियां यहां पर लिख दी हैं। फिर जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I बराबर, यहां से हम क्या लेंगे? यहां से हम m और r को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि अन्य वैल्यू नहीं है, इसलिए सभी को सामूहिक रूप से हम सिग्मा से दर्शा देते हैं, और ये क्या हो जाता है? सिग्मा mr स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये सिग्मा क्या है? तो ये सिग्मा संपूर्ण के लिए होता है, संपूर्ण के लिए। ओवरऑल सारे द्रव्यमान और सारी दूरियों को एक साथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं? सिग्मा। मतलब ये होल नंबर है, ये सभी को एक साथ क्या कर देता है? रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा लगा के सिग्मा mr स्क्वायर कर देते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बढ़िया तरीके से कह सकते हो कि कोई भी आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा तो न्यूमेरिकल में या तो वो तो m की वैल्यू देगा, r की वैल्यू देगा और पूछेगा कि जड़त्व तो कितना है। जैसे मान लो एक वस्तु, एक ठो मैं एग्जांपल करा देता हूँ, एक ठो न्यूमेरिकल करा देता हूँ। जैसा कि माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, माना कि एक स्वतंत्र वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, जिसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, और इसकी केंद्र से जो दूरी है वो
4 मीटर है। केंद्र से जो दूरी है वो 4 मीटर है। बताइए इस वस्तु पर कितना जड़त्व आघूर्ण लगेगा, कितना जड़त्व आघूर्ण लगेगा, या जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, लगने वाला जड़त्व आघूर्ण वस्तु पर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, दिमाग में यही आना चाहिए। ये आ गया, खट से आप m का द्रव्यमान रख देगो। देखो अब आप कहोगे सिग्मा का क्या उपयोग है। देखो सिग्मा का उपयोग आपको तब करना है जब बहुत सारी वो क्या दे दे, वस्तुएं दे दे। जैसे मान लो दे दे कि एक वस्तु 80 किलोग्राम की है, अभी कर लेंगे, रुक जाओ अभी कर लेंगे, ठीक है। पहले एक देख लो, m का मान कितना है 80 है, r का मान कितना है 4 है, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 128 और 0 1280 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सिग्मा का उपयोग कब होगा, सिग्मा का उपयोग और बता देता हूं। अब देखो हो सकता है कभी क्या दे दे, कभी वो दे दे कि जड़त्व आघूर्ण 1280 है, जड़त्व आघूर्ण 1280 है और वस्तु 80 किलोग्राम की है, तो बताइए आर बराबर क्या होगा। ऐसा भी आ सकता है ना, तो आर बराबर ऐसा भी आ सकता है। तो आप क्या कर देंगे, इसको बटे में कर देंगे और यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी, है ना। ये बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स, है ना। 16 टाइम्स ये स्क्वायर उठ के यहाँ पर अंडर रूट में जाएगा और 16 अंडर रूट का मान जब आप निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया, 4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, आपको कोई भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेना है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम, जो कि आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए रहेगा। जैसे मान लो वो दे दे कि एक स्थिति में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 10, 20, 30 किलोग्राम की वस्तुएं हैं, 10, 20, 30 किलोग्राम की वस्तुएं हैं, जिनकी दूरियां क्रमशः केंद्र से 2, 4, 6 मीटर हैं। वस्तु पर लगने वाला जड़त्व आघूर्ण क्या होगा बताइए, ठीक है। तो यहां पर आप फिर सिग्मा की जगह इनका उपयोग कर सकते हैं, आप बहुत सारी वस्तुएं ले लेंगे, है ना। इसका देखो 10 का जो मल्टीप्लाई है वो 2 से होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो पहला क्या है 10 है, 10 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 30 इंटू 6 की पावर, ये हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इंटू 30 36, इसको आप इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकता है। तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी होता है, लेकिन शर्त एक है कि आपको बेसिक पता हो, परिभाषा पता हो और फॉर्मूला पता हो, ठीक है। चलिए बस अब हम बात करते हैं केपलर के नियमों की बात करते हैं। कुछ एक टॉपिक और हम ले लेते हैं। केपलर के जो नियम हैं ये भी गति के नियम की तरह है, लेकिन इनकी जो गति है वो थोड़ी सी अलग होती है। कैसी अलग होती है, जैसे न्यूटन भाई साहब ने गति के नियम दिए थे, वैसे ही केपलर भाई साहब ने कक्षा के या ग्रहों के गति के नियम दिए थे। किसके नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम। अब आप कहेंगे कैसे, आपको पता है कि सन आपका तारा है और इसके चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे बहुत सारे ग्रह क्या हैं, इस तरीके से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। तो ये अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तारा है और ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं। ये अपनी एक निश्चित कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसी के आधार पर बहुत सारे नियम दिए किसने, केपलर भाई साहब ने। केपलर भाई साहब ने क्या दिए, बहुत सारे नियम दिए।
एक चीज और याद रखना कि जो जड़त्व है, जड़त्व शब्द, ये क्वेश्चन एक बार आया था, मुझे भी याद आ गया कि जड़त्व शब्द किसने दिया, तो ये दिया था गैलीलियो। ये क्वेश्चन आप लिख लेना जड़त्व में कि जड़त्व आघूर्ण जो है ये सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा बताया गया था, फिर बाद में इसमें गैलीलियो के बाद न्यूटन ने प्रकाश डाला और अच्छे से आइडेंटिफाई किया। तो केपलर ने क्या कहा, केपलर ने कहा कि जब ग्रह गति करता है, जब ग्रह गति करता है तो उस पे कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो ग्रह है ये अपने कक्षा में क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ठीक है। ग्रह वृत्ताकार घूमता है, ना कि आयताकार शेप में या ओवल शेप में, कोई सा भी शेप हो सकता है। कैसा घूमता है, वृत्ताकार शेप में। तो हमेशा ग्रह वृत्ताकार शेप में घूमता है, ठीक है। जब ये घूमता है तो एक निश्चित क्षेत्रफल भी तय करता है, निश्चित क्षेत्रफल भी तय करता है, और इसका जो परिक्रमण काल है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब तीन चीजें बताएं कि दीर्घ वृत्ताकार घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार घूमता है, समान समय में क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल तय करता है ना, और इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल है वो भी कैसा होता है, समान होता है। परिक्रमण काल भी कैसा होता है, समान होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप केपलर के ग्रहों के गति के नियम, केपलर के ग्रहों के गति के नियम। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम के ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कक्षाओं का नियम, है ना। केपलर का प्रथम नियम ब्रैकेट में लिखेंगे कक्षाओं का नियम। कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लेकिन एक बात याद रखना, केपलर का प्रथम नियम कक्षा का नियम है, द्वितीय नियम क्षेत्रफल चाल का नियम है, और तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है। क्लियर है। तो केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है। इसमें डैश करके लिखे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सीधी सी बात है, बस इन्होंने बताया है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार में स्वतंत्र रूप से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और केंद्र में सूर्य है। ये पहले नियम से इन्हें स्पष्ट कर दिया। हो सकता है एक परिभाषा क्वेश्चन में दे दे और पूछे कि ये किस नियम का उदाहरण है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कैसे? यह आपकी पृथ्वी है, इससे हमने ये रेखा मिला दी, इससे हमने क्या रेखा मिला दी, ये पृथ्वी गति कर रही है, घूमकर यहां आ गई, फिर रेखा मिला दो। तो ये जो भाग दिख रहा है ये कहलाता है क्षेत्रफल, एरिया। तो समान समय में दूरी तो तय की, कक्षा में तो गति की, लेकिन इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये भी तय हुआ है। तो इसी कारण ये दूसरा नियम क्षेत्रफल चाल का नियम कहलाता है। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यहां से यहां तक आने की भी एक निश्चित समय अवधि है जो अगले नियम में आएगा, लेकिन ये समान क्षेत्रफल तय करती है, ऐसा दूसरा नियम में कहा गया। बात क्लियर है? तो इसे भी याद रखना, नोट कर लें। तीसरा नियम जो है ये कहलाता है परिक्रमण काल का नियम। तीसरा नियम क्या कहलाता है? परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक जो ग्रह है ये अपनी निश्चित समय अवधि में अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे आपकी पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी 365 दिन में ये परिक्रमण काल पूरा कर लेती है। आपको पता है कि 365 दिन का क्या होता है? एक वर्ष होता है। कभी आपने सोचा कि एक वर्ष कैसे आया? एक वर्ष 365 दिन का क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है, इसलिए एक वर्ष कहते हैं। हमारे यहाँ का एक वर्ष 365 दिन का है, अन्य ग्रहों का एक वर्ष 365 दिन का नहीं होता, क्योंकि वो चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगाते हैं। जैसे हम बात करें बुध की, बुध हमारे और पास है,
तो बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में लगा लेता है। इसी कारण बुध का एक साल 88 दिन का होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें कि एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल तो तय करते ही हैं, लेकिन परिक्रमण काल भी कैसा होता है? समान होता है। तो इसको लिख लिए, ग्रह का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल को टी से दर्शाया जाता है। क्या कहा? ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल है ना, का वर्ग बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये आपका ये आ गया। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर में पूछे कि परिक्रमण काल का नियम कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। तृतीय नियम क्या दर्शाता है? परिक्रमण काल को। लेकिन फॉर्मूला क्या है तब आप ये बताएंगे। परिभाषा पूछे तब आप ये बताएंगे। ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग उनके बीच की दूरी के घन के या क्यूब के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर परिक्रमण काल दोगुना होगा, परिक्रमण काल स्क्वायर होगा, तो जो त्रिज्या है वो क्यूब के फॉर्म में हो जाएगी। क्यूब क्या हो जाएगी? क्यूब के फॉर्म में। नहीं आया समझ में? और समझाता हूं अच्छे से। जैसे मान लो परिक्रमण काल 2 है। परिक्रमण काल क्या है? 2 है। त्रिज्या भी आपकी 2 है। परिक्रमण काल 2 है, त्रिज्या भी 2 है। ठीक है, तो परिक्रमण काल का वर्ग होगा और इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा। बात समझ में आई? इनके बीच में जो संबंध बनेगा वो समानुपाती होगा। वो क्या होगा? समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। बराबर होता है, मतलब समान अनुपात में जो अनुपात इसका होगा वो अनुपात इसका होगा। अब इसको आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 8। मतलब ये अनुपात जो बनेगा ये निश्चित होगा हमेशा, कितनी ही दूरी को तय कर लिया जाए। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी ये प्रोफेशनल को भी कांस्टेंट कर देता है, जैसे टी स्क्वायर, यहाँ प्रोफेशनल कीजिए बराबर के आर स्क्वायर क्यूब। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। के कांस्टेंट हो जाता है, समानुपाती हट जाता है। तो आई होप ये तीनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी परिक्रमण काल पूछ सकता है आपको, वैसे पूछेगा नहीं, इससे कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी, ओम के नियम, ठीक है, विद्युत धारा, कांच, दर्पण, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछने की संभावना। व्हीटस्टोन सेतु, है ना, किरचॉफ के नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, डीसी जनित्र, इन सब पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 3 नियम आपको समझ में आ गए। तो ये किसके थे? आपके ग्रहों के गति के नियम। अब ग्रह तो आप समझ गए, लेकिन उपग्रह क्या होता है? उपग्रह क्या होता है? उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जिनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बात कहाँ की जाती है? ज्योग्राफी में की जाती है। एक टॉपिक मैंने बना के डाला हुआ है। हम बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं PSLV और एक होते हैं GSLV। एक होते हैं PSLV, एक होते हैं GSLV। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा देते हैं। पहुंचाते कैसे हैं? उसके पहले आपको पलायन वेग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का ये आपका कक्षा है। ठीक है, मतलब ये है कि यहां तक वस्तु आपकी आप उछाल देंगे। यहाँ आप खड़े हैं, आपने बॉल यहाँ तक उछाली, बॉल फिर गिर जाएगी। बॉल यहाँ तक उछाली, बॉल फिर गिर जाएगी। बॉल यहाँ तक उछाली, बॉल नीचे गिर जाएगी। लेकिन बॉल आपने यहाँ तक उछाल दी, यहाँ तक उछाल दी, यहाँ तक उछाल दी, तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो सीधी सी भाषा में कहने वाली बात यह है कि किसी वस्तु को हम एक निश्चित वेग से जब पृथ्वी के तल से फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो पृथ्वी की
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को पार कर जाती है और पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आती, ये पलायन वेग कहलाता है। आपने एक पत्थर लिया, उसको आप इतने जोर से फेंकें कि वो बहुत ऊपर तक जाए और गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको पार कर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप फेंके और ये चला जाए। ये बहुत सारी हैवी लॉन्च व्हीकल होते हैं, उनसे ये स्पीड को क्रिएट किया जाता है और इस क्षेत्र से किनको, उपग्रह को पलायन कर दिया जाता है। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन किया गया तब ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितनी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब एक सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर की गति से दौड़ेंगे या किसी वस्तु को उछालेंगे, पत्थर को फेंकेंगे, तो वो इस क्षेत्र को पार कर जाएगा और दोबारा कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा और अंतरिक्ष मलबा बन के रह जाएगा, अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन इतनी 11 किलोमीटर, सोचो 11 किलोमीटर एक सेकंड में। मैंने एक कहा, व्यक्ति 11 किलोमीटर पहुंच गया, जादू है, जादू। मैंने एक कहा, व्यक्ति 11 किलोमीटर दूर पहुंच गया, ये जादू है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो इतनी स्पीड आम व्यक्ति के पास नहीं आ पाती, मशीनों के और उपग्रहों के पास ही होती है, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो आई होप पलायन वेग आपको समझ में आ गया। चाहो तो परिभाषा भी लिख लो, है ना, कि वह निश्चित वेग, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जो पृथ्वी के तल से किसी वस्तु को फेंकने में आवश्यक होता है, जिससे वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, वह न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है, जिसका मान पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर 2.4 ऑप्शन में ना आए तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कहां पर है, चंद्रमा पर है। पृथ्वी का भी याद रखें, चंद्रमा का भी याद रखें, ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ये है, चंद्रमा का ये है, दोनों में मिक्स मत कर देना। आप एक ऑप्शन अगर आपको ये मिले तो आपको ये टिक कर देना, ये मिले तो ये टिक कर देना, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अगर दोनों कभी आ भी जाते हैं तो दोनों सही रहेंगे, ये भी टिक करो ये भी सही होगा, ये टिक करो ये भी सही होगा, है ना। तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, इसी को हम 4 मान लेते हैं और 2.4 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि वायु का पलायन वेग कितना होता है, तब आप लगाएंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये वायु का पलायन वेग है। आप कहेंगे कैसे? आपने एक चीज सुनी होगी कि पृथ्वी पर क्या है, वायु है, चंद्रमा पर वायु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग होगा तो वायु पृथ्वी पर ठहर जाएगी या किसी भी ग्रह पर ठहर जाएगी। क्यों ठहर जाएगी? क्योंकि ये वायु का पलायन वेग है। इतने से अधिक अगर पलायन वेग रहता है तो वो पलायन वेग पृथ्वी पर वायु को चिपकाए रहता है। आपके वायुमंडल में वायु भरी है, इसका मतलब है पलायन वेग यहां अधिक है, इसलिए वायु उड़ के आसमान में या अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। क्योंकि पलायन वेग ज्यादा है तो ये वायु को खींचे है। ये जनरेट होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। चंद्रमा पर आपको पता है वायुमंडल नहीं है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता। जो एलियन वगैरह होते हैं, है ना, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं तो वो मास्क लगा के, ऑक्सीजन वगैरह लगा के जाते हैं ताकि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां का पलायन वेग 8 से कम है, और जब 8 से कम है तो 2.4 है, और अब 8 से कम है तो वायु को वो खींच नहीं पाता चंद्रमा, और जितनी वायु प्राचीन समय में रही होगी वो वहां से ऊपर उड़ गई अंतरिक्ष में। क्लियर हुआ? तो आज आपको पता चला कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, और आज आपको पता चला कि पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों है। क्योंकि आपको पता है व्यक्ति खाना के बिना तो जीवित रह सकता है, व्यक्ति खाना के बिना तो लगभग वैज्ञानिक नियम के अनुसार 12 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आपकी 1 मिनट के लिए भी छोड़ ली जाए, मैं कहता हूं 1 सेकंड के लिए भी छोड़ ली जाए, तो आप तहस महस हो जाते हैं। 1 मिनट तक आप साध तो लेंगे, लेकिन 2-4 सेकंड भी आपको कोई मुंह बंद कर ले, नाक बंद कर ले, तो आप की वाट लग जाती है।
इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो वो वातावरण के कारण संभव हुआ, ऑक्सीजन के कारण संभव हुआ, और उससे भी इंपॉर्टेंट है तो पलायन वेग के कारण संभव हुआ। आज आपको उसका वास्तविक ओरिजिन या वास्तविक इनिशियल पॉइंट पता चला। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन संभव है तो खाना की वजह से नहीं, वायु की वजह से। और वायु किसकी वजह से पृथ्वी पर है? पलायन वेग की वजह से। क्लियर है? 8 होता है, 8 से ज्यादा है तो उड़ जाएगी, 8 से कम है। ये कथन में भी पूछ सकता है कि बताइए किसी ग्रह पर या किसी उपग्रह पर या किसी भी पिंड पर वायु कब उपस्थित होगी? जब पलायन वेग 8 से अधिक होगा, जब पलायन वेग 8 से कम होगा, जब पलायन वेग 8 के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तब आपको क्या टिक करना है? जब 8 या 8 से अधिक होगा तो वायु रुक जाएगी, 8 से 7 हो जाएगा वायु उड़ जाएगी। 8 की जगह कुछ और भी ऑप्शन में ले सकता है, वो आपको समझने की जरूरत होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पलायन वेग क्या है। ठीक है, पलायन वेग क्या है? पलायन वेग को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना इसको। पलायन वेग को वेलोसिटी ऑफ पलायन वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ अर्थ वी से दर्शाते हैं √2gr इसका मान होता है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभार आपसे फॉर्मूला भी पूछ ले तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √2gr। भी क्या है? ये पलायन वेग है ना, वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। √ तो आप जानते ही हैं, 2 का मतलब जानते हैं, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और r कितना है? r का मतलब क्या है? r होता है पृथ्वी की त्रिज्या। इसका आप √ निकाल लीजिए, आपका मान 11.2 आ जाएगा। किसी भी पिंड पर अगर आपसे पलायन वेग पूछे तो आप कहेंगे कि ठीक है मैं पलायन वेग बताता हूं, आप मुझे 2 वैल्यू दे दो। वो कहेगा क्या? मुझे त्वरण चाहिए, मुझे त्रिज्या चाहिए। वो त्रिज्या बता देगा, त्वरण बता देगा, दोनों का मल्टीप्लाई आप 2 में कर देंगे। √ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो 3 किलोमीटर त्रिज्या है, 3 मीटर त्रिज्या है, 6 वहां का गुरुत्वीय त्वरण है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो √ 36 हो जाएगा। इस 36 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड वहां का पलायन वेग होगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा वीक है। मैथ्स मैंने कई सालों से नहीं पढ़ा है ना, लगभग 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो गए तब से मैथ्स मैंने छोड़ा है। तो आप ये कर लेना, बस फॉर्मूला बताना मेरा कर्तव्य है, कैलकुलेशन आपको करना होगी। तो हमने क्या पढ़ा था? उपग्रह 2 होते हैं, GSLV और PSLV। सबसे पहले हम PSLV की बात करते हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है, चलो लिख लो, पोलर, हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस और सैम उतार लो। जियो सिंक्रोनस को एक और कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये एक बार आ गया था तो एक बच्चा फंस गया था, तो उसने पूछा कि सर जियो स्टेशनरी में ये दोनों आपने पढ़ाए, ये नहीं पढ़ाया। तो मैंने उसको बताया कि जियो सिंक्रोनस का ही पर्यायवाची जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये दोनों तकनीक भी होती हैं, है ना। ये देखो, ये मुख्य तौर पर तकनीकें हैं। GSLV और PSLV क्या है? तकनीकें हैं। तकनीक का मतलब जो भी रॉकेट है उसको यहां से फेंकने की शक्ति, छोड़ने की शक्ति, है ना। लगभग मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा, शायद 18 टन। इसको थोड़ा देख लेना। अगर 18 टन से कम वजन है
तो PSLV का उपयोग किया जाता है, जो पहले किया जाता था, है ना, अभी भी किया जाता है लेकिन पहले बस यही थी। लेकिन 18 टन से ज़्यादा है तब GSLV का उपयोग किया जाता है। तो ये अब बहुत लेटेस्ट है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और उसी के आधार पर ग्रहों का क्या कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन कर दिया। एक ग्रह होते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह। क्या होते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह। उन्हीं को इंग्लिश में GSLV या जियो स्टेशनरी। चलो पहला नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो PSLV। PSLV PSLV को क्या कहते हैं हम? ध्रुवीय उपग्रह। P मतलब पोलर। पोलर मतलब क्या होता है? पोल मतलब होता है ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल हैं। तो ये क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रह हैं। करते क्या है? ध्रुव पर घूर्णन करते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। यहाँ से जाते हैं, पीछे से निकल आते हैं, फिर यहाँ से निकल आते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। इससे क्या होता है कि ऐसे में और ऐसे में पूरा डाटा कवर होता है, पृथ्वी का पूरा मैप कवर हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से खड़ा है, ये पृथ्वी ऐसी घूम रही है, पृथ्वी ऐसी घूम रही है और ये ऐसा घूम रहा है। पृथ्वी इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये यहाँ रखा है और ये पृथ्वी यहाँ से घूमेगी तो पूरा स्कैन कर लेगी, पूरा स्कैन कर लेगा पृथ्वी को। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जब ये घूमता है तो पृथ्वी को पूरा स्कैन करता है। पृथ्वी ये ऐसे घूम रहा है, ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, तो पृथ्वी को पूरा स्कैन कर लेता है। इसी कारण मैप इस सैटेलाइट से। क्लियर है? चौरासी से 100 मिनट इनका क्या होता है? इनका परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल मतलब एक परिक्रमा, है ना। कहीं कहीं 84 ऑप्शन में मिलेगा, कहीं कहीं 100 मिनट आपको ऑप्शन में मिलेगा। लिख लो इसको। बस इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है। इसका एक फुल फॉर्म याद रखना है। एक आपको कितना समय, परिक्रमण काल कितना है, तो T बराबर 84 मिल सकता है, 100 मिनट मिल सकता है, दोनों मिनट में है। और आपसे पूछेगा कि कितनी ऊंचाई पर इन ग्रहों को पहुंचाया जाता है, तो लगभग 500 से 800 किलोमीटर, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको रखा जाता है। किसको? ध्रुवीय उपग्रह को, है ना। काम क्या है? मैप। कहीं कहीं आपको रिमोट सेंसिंग मिल जाएगा। रिमोट सेंसिंग मतलब समझ रहे हो ना, ये सब किरण का काम होता है, किरणों से चीज़ों को रिडक्शन करना, है ना। मौसम विभाग मौसम की जानकारी, पर्यावरण की जानकारी, है ना। जितने भी उपग्रह होते हैं उनमें क्या है कि एक उपग्रह है लेकिन उनमें मल्टीपल चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो वो मल्टीपल आधार पर बहुत सारी चीज़ों को हमें बताते हैं। ठीक है, एक उपग्रह जाता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, खासकर रेडियो की, है ना। GSLV की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? भूतुल्यकाली उपग्रह या जियो स्टेशनरी उपग्रह। आवर्तकाल कितना है इनका? 24 घंटे। आवर्तकाल नहीं, परिक्रमण काल कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे है, इसी को हम कह सकते हैं पृथ्वी के बराबर। कई बार पूछता है कि पृथ्वी के बराबर परिक्रमण काल किसका है, तब आप लगाएंगे भूतुल्यकाली उपग्रह या GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। अब आप मुझे बताओ कि इसका जब 24 घंटे है और पृथ्वी का भी 24 घंटे है तो ये बराबर हुआ ना। और जब बराबर होगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या चीज निकल के आ रही है? क्या चीज निकल के आ रही है? ये सैटेलाइट स्थिर प्रतीत होते हैं। स्थिर प्रतीत क्यों होते हैं? अगर पृथ्वी 50 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है और ये भी 50 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्लियर? जितनी स्पीड से ये घूम रहा है पृथ्वी, इतनी स्पीड से ये ग्रह घूमता है, इसलिए इसका परिक्रमण काल भी 24 घंटे है। आप जानते हैं पृथ्वी एक परिक्रमा अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरी कर लेती है और ये 24 घंटे में। तो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। देखो मेरे हाथ दोनों एक साथ हैं, स्थिर दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को? बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि जब दोनों, नहीं आया समझ में? समझो,
आज प्रैक्टिकल कर लो, आज कर लो या कल कर लेना। अपने दोस्त से बोलो कि तुम्हारी बाइक लेके आओ, मैं अपनी बाइक लेके आता हूं, दोनों की बाइक फिक्स बराबर स्पीड से चलाना रोड पर, उसकी भी 40 की स्पीड रहे, उसकी भी 40 की स्पीड रहे, है ना, ज़्यादा नहीं, 100-200 नहीं भगाना, 100-150 मत भगाना, नहीं तो पता चले सर की वजह से एक्सीडेंट हो गया तो फिर मुझे कोसते रहो, है ना। 30-40 की स्पीड से समान रूप से दोनों भगाना, एक दूसरे को देखना, दोनों की स्पीड 30-30, 40-40 रहेगी, लेकिन दोनों जब एक दूसरे को देखोगे स्थिर दिखाई दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रह कैसे हैं? स्थिर प्राप्त होते हैं। तो बस आवर्तकाल और आपको ऊंचाई याद रखना है, हाइट। ये इनकी हाइट आपको कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एनटीपीसी ग्रुप डी कई बार पूछा गया है। इनकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको रखा जाता है। 36,000 ऑप्शन में ना है तो इसका एग्जैक्ट डाटा है 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको रखा जाता है। ये एग्जैक्ट है, लेकिन ये एग्जैक्ट इतना फिजिक्स में रहता है, बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक जर्नली तौर पर पूछा जाता है। इसलिए अब देखो एक चीज और, ये 24 घंटे भी कहने वाली बात है, ये 24 घंटे नहीं होता, ये 24 घंटे नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक चक्कर अपना 24 घंटे में नहीं लगाती, बल्कि 23 घंटे 8 मिनट 23 घंटे कितना है यार, अभी मैं थोड़ा सा भूल गया, 23 घंटे 14 मिनट 8 सेकंड, 23 घंटे 16 मिनट नहीं, 23 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड, 23 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड। और इसके अलावा पल्स भी है, कुछ पल्स भी है, अभी मैं पल्स भी भूल रहा हूं थोड़ा सा। 23 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड और कुछ पल्स भी है, ऐसा कुछ है, 8 सेकंड कितना है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उतना है इसका आवर्तकाल और उतना ही इसका है, लेकिन मोटे तौर पर 24 घंटे ऑप्शन में आता है, ठीक है। इसका भी 35,786 है, लेकिन 36 आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ये मुख्य तौर पर नेविगेशन है ना, नेविगेशन समझ गए ना, मैप वगैरह, और नेविगेशन में उतना नहीं रहता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेट्रोलॉजिकल, है ना, मौसम विज्ञान की जो जानकारी है। वैसे एक उपग्रह सभी कॉमन चीज़ों को दर्शाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, देखो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है, कम से कम 6-7 क्लास लगती हैं तब ये जाकर कंप्लीट होता है, लेकिन उतने बड़े लेवल पर आपसे पूछा नहीं जाता, तो क्या मतलब है पढ़ के, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, जैसे ओम के नियम हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत मोटर है, चुंबकत्व है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से सर बोलो। अब बस आज का लास्ट हमने अभी एक चीज़ की बात करी, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ध्रुव पर ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसी के आधार पर कुछ कंडीशंस बनती हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को मैं आपको पढ़ा चुका था, और ये पलायन वेग में भी मैंने आपको बताया है। इसी के आधार पर मुझे कुछ क्वेश्चन याद आए हैं जो विगत वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। आप कहेंगे वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है लिफ्ट वाले क्वेश्चन। और लिफ्ट टोटली डिपेंड होती है स्मॉल जी पर। किस पर? स्मॉल जी पर। आप कहेंगे स्मॉल जी पर क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल जी ही गुरुत्वाकर्षण का कारण है। स्मॉल जी ही गुरुत्वाकर्षण का कारण है। कैसे? ये पृथ्वी है, पृथ्वी आप पर बल लगा रही है जो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन आप स्थिर हैं तभी जी है। आप गतिमान हैं तो स्मॉल जी है। क्या समझ में आया? अगर आप पृथ्वी पर स्थिर हैं तो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी पर आप गतिमान हैं तो स्मॉल जी है। एक बार पूछा था एक एग्जाम में कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है, तो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण होता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये रखी हुई या स्थिर वस्तु पर लागू होता है और ये गतिशील वस्तु पर आधारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण
तो गुरुत्वी तो आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण का मतलब क्या है? परिवर्तन। किसमें? वेग में। वेग मतलब स्पीड, वेलोसिटी। वेग परिवर्तन कब होगा? जब आप चलेंगे, बॉल गति करेगी, चीजें दौड़ेंगी, चीजें गति करेंगी। लिफ्ट हमेशा स्थिर नहीं होती, लिफ्ट हमेशा गतिशील होती है। गतिशील पर ही नियम काम करते हैं। लिफ्ट हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। तब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर होते हैं, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। सामान्य तौर पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग किताबों में एक दो प्रकार पढ़ लेते हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। कंडीशन बहुत सारी है, यहां लिखता हूं। जब लिफ्ट ए त्वरण से, लिखते जाओ आप, लिखते जाओ, सामने एक लाइन छोड़ देना। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तब क्या होगा? कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशंस हैं सारी, हैं ये कंडीशंस हैं। लोग क्या है, एक कंडीशन पढ़ लेते हैं कि लिफ्ट में व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, लिफ्ट में व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, बस एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक ही बुकों में दिया रहता है। लेकिन इसमें 5 कंडीशन हैं जो मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं। पहली बार बता रहा हूं मतलब आपको पहली बार बता रहा हूं, है ना। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही हो तब क्या होगा? जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से जा रही हो। इसमें भी 2 कंडीशन है, वैसे इसको भी मैं 2 प्रकार से लिख सकता था। कैसे? जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो। लेकिन इसका आंसर सेम आता है, इसलिए इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। आप पूरा लिख लो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे या ऊपर जा रही हो। चौथा क्या होगा? जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से जा रही हो। क्या समझ में आया? जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण बोले तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक मतलब 9.8 प्लस गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से जा रही हो। कहां? ऊपर या नीचे। इसमें भी 2 बन सकते थे, इसमें भी 2 बन सकते थे। जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे जा रही हो। लेकिन इसका आंसर सेम आता है, इसलिए इनको और इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, 4 हो गया, 5वां है ना। 2 और बन सकते थे, 7 बन सकते थे, लेकिन मैं आपको 5 ही बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तब कहां जाएगी? जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तब लिफ्ट कहां जाएगी? जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए। तो ये 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन के आंसर अलग अलग होते हैं। बच्चा एक पढ़ता है, एग्जाम में चला जाता है, और जब दूसरा पूछता है तो दिक्कत आ जाती है। जब समझो और पढ़ो, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो,
ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, ऊपर ऊपर जब जाएगी तो क्या होगा, भार ज्यादा महसूस होगा। मतलब क्या होगा, ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, ठीक है, ऊपर जाएगी तो प्लस होगा ना, प्लस होगा। अब mg क्यों लिखा मैंने, ये गुरुत्वीय त्वरण है, कितना है 9 पॉइंट, मास के अपेक्षा होगा, और ये त्वरण ये है, ये गुरुत्वीय त्वरण है mg प्लस ma। आप कहें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, पृथ्वी का त्वरण, ये हो जाएगा लिफ्ट का त्वरण। लिफ्ट का त्वरण प्लस पृथ्वी का त्वरण इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, भार अधिक महसूस होगा। लिख लो इसको, अधिक महसूस होगा, ये इसका आंसर। बस ये याद रखना है आपको, यही याद रखना है, क्योंकि ए त्वरण से जब ऊपर जाएगी तो ए त्वरण इसका रहेगा, पृथ्वी का त्वरण जी रहेगा, तो पृथ्वी का त्वरण और लिफ्ट का त्वरण समझने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी का त्वरण और लिफ्ट का त्वरण दोनों मिक्स हो जाएंगे और इसी कारण भार अधिक महसूस होता है। आप मुझे बताओ, लिफ्ट के बाहर आप खड़े हो और 1 मिनट बाद आप लिफ्ट में चले गए तो क्या आपका भार बढ़ जाएगा, आपका भार बढ़ जाएगा। आपने लिफ्ट में ऐसा क्या खा लिया, कुछ नहीं खाया, वही भार है, लेकिन महसूस अधिक होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भार बराबर वेट बराबर g इंटू एम होता है। क्या होता है, g इंटू एम होता है। जब भी आपका द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान हमेशा निश्चित है ब्रह्मांड में, ये फिक्स है, ब्रह्मांड हमेशा फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता, लेकिन इसका गुणा जब गुरुत्वीय त्वरण से अलग अलग होता है तब हमें भार का महसूस होता है। ये फिक्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहां गुरुत्वीय त्वरण कितना है। जितना त्वरण होगा उतना भार महसूस होगा, जितना त्वरण कम होगा भार उतना कम महसूस होगा। कैसे, चंद्रमा पे आप जाओगे, आप अपने आप उचकने लगोगे, अपने आप उचकने लगोगे। अंतरिक्ष में जाओगे तैरने लगोगे, पृथ्वी पर जाओगे स्थिर खड़े रहोगे। बृहस्पति पर जाओगे आप एक कदम भी नहीं उठा पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वहां आपका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना वजन हो जाएगा कि आपको अपना वजन हाथी के वजन से भी ज्यादा लगेगा कि और कितना वजन है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का बहुत, सॉरी बृहस्पति का बहुत ज्यादा है। तो आई होप भार क्या है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण और ये गुरुत्वीय त्वरण g और प्लस a हो जाता है, इसलिए भार अधिक महसूस होगा। आंसर क्या है, ऊपर जा रही हो भार अधिक महसूस होगा। जब लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही हो, ये आ रही है नीचे, माइनस किसके, हमारे, भार कम महसूस होगा। इसी का एक और आंसर है, भार हल्का महसूस होगा, है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, कम महसूस होगा, कम महसूस होगा, कम महसूस होगा, वहां गया हल्का महसूस होगा। बात तो एक ही है ना, भार कम महसूस होगा क्योंकि माइनस हो गया। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से जा रही हो, इसका आंसर है भार में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 40 किलो के थे आप, 40 किलो के ही रहोगे। 100 किलो के थे आप, 100 किलो के ही रहोगे। भार में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर वजन में, इसका आंसर एक और बन सकता है, लिख लो, वजन में बदलाव महसूस नहीं होगा, वजन में बदलाव महसूस नहीं होगा। वजन आपका वही रहेगा, वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं। क्यों नहीं होगा, समान त्वरण है, समान त्वरण है, यहां खड़े हैं तब भी समान त्वरण है, लिफ्ट में चले गए तब भी समान त्वरण है। जब यहां समान त्वरण था तो समान वजन था मेरा 60 किलो, जब मैं लिफ्ट में चला गया समान त्वरण था तो वहां भी 60 किलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बोलो हरिओम विष्णु। जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से जा रही हो, जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से जा रही हो तब क्या होगा, तब एक बहुत ही भयानक घटना होगी, बहुत ही
भयानक घटना होगी जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक से जा रही हो। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण ये लिफ्ट का है, ये अधिक है गुरुत्वीय त्वरण अर्थ के से। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, जब लिफ्ट का वजन ज़्यादा हो जाए, लिफ्ट का त्वरण ज़्यादा हो जाएगा और पृथ्वी का त्वरण कम हो जाएगा। तो सपोज करो आप खड़े हो, लिफ्ट स्पीड से एकदम से नीचे आए। देखो ये डिपेंड करता है त्वरण पे, बराबर त्वरण से आई कोई दिक्कत नहीं है। ये 9.8 है, 100.8 से नीचे आए, लिफ्ट एकदम से नीचे आए, क्या होगा, आपका सिर घलेगा ऊपर ऐसा छत में। क्यों लगेगा, आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया। सोचो ना, ये है, देखो प्रैक्टिकल देख लो। हुआ मार्कर मेरे हाथ, ये मैं हूं, ये लिफ्ट है, ये मैं हूं, ये लिफ्ट है। देखना 9.8 से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा तेज गया, मुझे मार्कर का वजन महसूस हुआ, थोड़ा सा और तेज गया, मार्कर का वजन महसूस हुआ, थोड़ा तेज आया, हल्का महसूस हुआ, थोड़ा तेज आया, हल्का महसूस हुआ। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण से अधिक आएगा, ये देखो मार्कर और मेरा हाथ संपर्क टूट गया। क्या हो गया, संपर्क टूट गया। अब लिफ्ट में तो संपर्क टूट नहीं सकता, तो आप क्या होंगे, लिफ्ट की छत में टकरा जाएंगे। क्यों टकरा जाएंगे, सपोज खुद कर लो कि एकदम से लिफ्ट नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे से चली गई, आपके नीचे कुछ है नहीं है और आप ऊपर टच हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है, सिर लिफ्ट से टकरा जाएगा। ये आंसर लिख लो, सिर लिफ्ट से टकरा जाएगा। और अंतिम है, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तब भार शून्य महसूस होगा, शून्य महसूस होगा। ये हैं आज के आंसर। तब भार शून्य महसूस होगा। क्यों शून्य महसूस होगा, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूटेगी तो आप कहीं, लिफ्ट कहीं, आप हवा में हो जाएंगे, आपका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करा दिए। आज आपको पहली बार पता चला होगा कि लिफ्ट में इतनी भी कंडीशन हो सकती। मैंने 5 लिखी है, 7 बन रही थी, मैंने आपको बता दिया 7 कंडीशन। अब आपको अपने दोस्तों को जाके बताना है कि लिफ्ट में क्या क्या हो सकता है। लिफ्ट में आप गई होगे तो आज आपके पास एक नया चर्चा का विषय तैयार हो गया। जब भी आप लिफ्ट में बैठेंगे या जब भी आपके सामने कोई लिफ्ट की बात करेगा तो आप उसकी लिफ्ट खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई बताता है ना, जैसे कोई नया व्यक्ति कभी कभी जाता ही है लिफ्ट में पहली बार, तो जब लिफ्ट में पहली बार वो जाता है तो वो बहुत सारी बातें करता है यार कि लिफ्ट में ऐसा होता है, लिफ्ट में डर लगता है, लिफ्ट ऐसी होती है, तो बहुत सारी बातें करता है। आप किसी के साथ भी जाते हैं तो वो ही बात करता है, तब वहाँ आप एक अलग से बात करने का आपको मौका मिलेगा और अब वहाँ 101% सही साबित होंगे, क्योंकि आपके पास वास्तविक ज्ञान है और वास्तविक ज्ञान फिजिक्स से ही आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। जिसने साइंस नहीं पढ़ा, मेरे अंदाज से उसने इस संसार में कुछ नहीं पढ़ा। विषय सभी अपनी जगह बराबर हैं, विषय सभी जगह अपनी बराबर प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन साइंस साइंस है, क्योंकि ये तर्क आधार प्रयोगों के आधार पर बना हुआ विषय है, प्रैक्टिकल हुए हैं, इसमें कहीं सुनी हुई बातें नहीं हैं। ठीक है, तो आप स्पेशली कुछ भी बता सकते हैं आज, है ना, कि लिफ्ट में इतनी इतनी चीजें होती हैं। आपके पास एक नया ज्ञान और क्वेश्चनों का संपूर्ण समागम आपके पास है। अब एक छोटी सी बात कहकर मैं आज की क्लास को खत्म करूंगा। गुरुत्व आप समझ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण आप समझ चुके हैं, गुरुत्वीय बल आप समझ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण आप समझ चुके हैं। बस एक चीज बची है जो आपसे रूबरू नहीं है, जिसका नाम है गुरुत्वीय केंद्र।
अब ये गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? ये तल है, किसी भी वस्तु का अपना भी एक तल होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस पृथ्वी की सतह का इस वस्तु की सतह पर एक वेट होता है, जिस कारण ये वस्तु बैलेंस होती है। क्या होती है? बैलेंस होती है। अगर आप एक 4 व्हीलर को सिंपल जगह पर रखेंगे तो वो खड़ी रहेगी, लेकिन उसी 4 व्हीलर को आप ऐसी जगह पर रखिए तो 4 व्हीलर पलट जाएगी। पूछेगा क्यों? गुरुत्व केंद्र अपने केंद्र में ना होने के कारण। अब आप कहेंगे क्या? गुरुत्व केंद्र मैंने देखा है, बच्चे नहीं समझ पाते। मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैंने एक नया तरीका इजाद किया है, अभी दिमाग में आया है। नया तरीका इजाद किया है, इससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने जीवन में कुछ नहीं तो एक तराजू जरूर देखा होगा। क्या देखा होगा? तराजू। हमारी पेंटिंग उतनी सही नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ तराजू होता है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। पाब्लो पिकासो नहीं है जो 1 सेकंड में। ये तराजू है। तराजू में ये मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, तो यही गुरुत्वीय केंद्र है। अगर ये केंद्र यहां होता तो क्या होता, और यहां होता तो क्या होता? वही होता जो मंजूरे गुरुत्वीय केंद्र होता। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी चीज पलटती है या सिंपल सी भाषा में इम्बैलेंस होती है, अनबैलेंस होती है, सॉरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, अनबैलेंस होती है, तो उसका एक ही कारण होता है गुरुत्वीय केंद्र। यहाँ अगर ये पॉइंट बनाया जाता तो कभी भी अब वस्तुओं को तौल नहीं पाते। वस्तुओं को आप तभी तौल पाएंगे जब इसकी लंबाई में सेंटर में बिल्कुल इसका ऊपरी हिस्सा हो, जहां से व्यक्ति इसको पकड़ के तौलता है, बिल्कुल सेंटर में। कभी कभी क्या होता है कि जो बनिए लोग होते हैं, है ना, बनिया नहीं कहूंगा, जो लोग दुकानदार होते हैं, कुछ चापलूस, वो बहुत होशियार होते हैं। वो इस पट्टी को थोड़ा सा यहां खिसका देते हैं या इस तरफ खिसका देते हैं, क्योंकि इस बीच वाले को तो वो यहां वहां कर नहीं सकते। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वायर जो जुड़े होते हैं यहां, ये इसको वो यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं। इससे गुरुत्वीय केंद्र अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाता है और वजन जितना तोला जाना था उतना नहीं तोला जा पाता। बात क्लियर है? तो चीजें अनबैलेंस होती हैं। तो जैसे इस तरीके से तराजू भी यहां गिरने लगता है ना, नीचे की ओर गिरने लगता है, वैसे ही सारी वस्तुएं भी गुरुत्व केंद्र की ही सहायता से स्थिर रहती हैं या बैलेंस रहती हैं। सीधी सी भाषा में ये कहूं कि भाई बैलेंस बराबर होना चाहिए वजन का। ठीक है, बैलेंस बराबर है। तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार पूछता है कि पीसा की मीनार किसने बनाई थी? जल्दी से बताओ, पीसा की मीनार कहाँ है? पीसा की मीनार कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में पीसा की मीनार बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, किसने बनाई? नंबर 2 क्वेश्चन, कब बनाई? नंबर 3 क्वेश्चन, और जिसने बनाई उसका उपनाम क्या था? 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताए हुए हैं और आशा करता हूं कि वो स्टूडेंट इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आप भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीसा की मीनार कहाँ है, कब बनी, किसने बनाई और उपनाम क्या था? क्वेश्चन यही आता है कि पीसा की मीनार झुकी है लेकिन गिरती नहीं है, क्यों? लेकिन गिरती नहीं है क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो केंद्र में है। गुरुत्वीय बिंदु जो है वो केंद्र में। आप कहें गुरुत्वीय बिंदु ये क्या होता है? किसी भी वस्तु का सेंटर पॉइंट। ये जो मीनार है ये क्या है? इस तरीके से अंदर में है ना, और इसका केंद्र बिंदु अंदर इसको कुछ इस तरीके से एक सा बनाया गया है ना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आंसर है गुरुत्वीय केंद्र, और यहां पर ये बिंदु बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो नीचे का फाउंडेशन अगर सेंटर में है तो यहां ऊपर कुछ भी होता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मेरे दायित्व में किसी मंजिल का निर्माण हो
वैसे तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों की दुआ से मैं कहीं ऐसे स्थान तक पहुंचा, अगर मैं कभी मेरी निगरानी में कोई मंजिल हो तो मैं कुछ मंजिल को इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से जितना मेरा हो सकता है मैं अपना पूरा वो दूंगा। और इस तरीके से हजारों राउंड में सोचा तो है कि 108 रहें, क्योंकि 108 हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है। इस तरीके से बहुत सारे हों। जितनी पीसा की मीनार झुकी है उसमें जितनी ईंटें हैं हम उतना झुका देंगे इस मीनार को, फिर भी ये बैलेंस रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके नीचे का जो भाग है उसको हम कहाँ रखेंगे? गुरुत्वीय केंद्र में। इस बिंदु को हम गुरुत्वीय केंद्र में रहेंगे। यहाँ आप कितना झुका दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि गुरुत्व बिंदु अगर केंद्र में है तो वस्तु गिर नहीं सकती। तो पीसा की मीनार पूछे चाहे आपसे कुछ भी पूछे, आपको यही लगाना है, गुरुत्वीय केंद्र। एक दो एग्जाम्पल और आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है कि हाँ, एक चीज़ और, पहले मैं जब छोटा था तो हम क्या है, थोड़ा सा निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं और विलेज एरिया है अपना, गांव वाला क्षेत्र है। तो गांव वाले क्षेत्र में कभी कभी क्या है कि पानी आने की कमी हो जाती थी, है ना। नल जो है हमारा वो कभी ख़राब हो जाता था, लाइट वगैरह नहीं आती थी। तो हम लोग कुछ दूर से पानी लाने का प्रयास करते थे। प्रयास क्या, लाते ही थे। तो जब पानी लाते थे तो घर वाले मुझसे कहते थे कि चलो बेटा ये एक बाल्टी लेके चलो, ठीक है। तो पता नहीं सारे लोग जाते थे गाँव के, एक एक बाल्टी पानी लेके आते थे। लेकिन मैं हमेशा 2 बाल्टी पानी लाने की कोशिश करता था। मैं हमेशा पिताजी से कहता था कि पिताजी मुझे आप 1 बाल्टी मत दीजिए, आप भले ही खाली हाथ आ जाइए या एक बर्तन दूसरा ले आइए, लेकिन मुझे 2 बाल्टी दीजिए। मैं हमेशा कहता था। अब मेरा पता नहीं ये शौक था कि क्या था, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं हमेशा जब भी नल से लाया 2 बाल्टी लाया। सभी लोगों ने मुझे देख के कहा कि ये देखो मूर्ख आ रहा है, ये 2 बाल्टी एक साथ ला रहा है। सभी लोग एक एक बाल्टी लाते हैं, ये 2 बाल्टी लाता है। अब चूंकि साइंस बैकग्राउंड था या कहूँ मैं कि मुझे आसानी महसूस होती थी, ये क्या पता, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे पता चला कि यार इतनी बरसों पहले जब मैं पानी लाया करता था तो मैं दोनों बाल्टी, मैं हमेशा 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी इसलिए लाता था छोटे में, ताकि 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी उठाना आसान होता है। ये आप भी महसूस करेंगे अगर आप उठाएंगे तो, ठीक है। और ये वास्तविकता है। वजन भले ही आपको ज़्यादा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, 1 बाल्टी और 2 बाल्टी में वजन ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आप दूर से कभी भी 1 बाल्टी लाते हैं तो 1 बाल्टी से आसान होता है 2 बाल्टियाँ लाना, 2 बाल्टियाँ लाना, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, अगर आपसे कोई गाँव में पूछे या कहीं भी, तो आप कहेंगे भाई साहब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। गुरुत्व केंद्र अगर आप समझ सकते हैं तो वही एक कारण है ना, ये सेंटर में हो जाता है। इसलिए 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टियाँ उठाना आसान होता है। और मैं हमेशा 2 बाल्टियाँ लाता था क्योंकि मुझे 1 बाल्टी में दिक्कत होती थी। अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं 1 बाल्टी नहीं ला पाता था नल से। मैं 1 बाल्टी लाता था, आधा पानी नीचे झलक जाता था, बगड़ जाता था। लेकिन जब मैं हमेशा 2 बाल्टी लाता था, फिर घर पे आके मेरी मम्मी कहती थी कि तू जब 1 बाल्टी लाता है तो बाल्टी आधी सी खाली हो जाती है, बाल्टी का पानी झलक जाता है, कहीं उसमें कचरा गिर जाता है, दुनिया भर की बातें। लेकिन जब तू 2 बाल्टी लाता है तो पानी बगड़ता भी नहीं है, बाल्टी पूरी भरी रहती है और विधिवत तरीके से पानी घर तक आ जाता है। क्यों? तब मैं भी नहीं समझ पाया, वो भी नहीं समझ पाए। इसी कारण कहते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है। तो 2 बाल्टियाँ उठाना आसान होता है, ये सब साइंस में आता है। तो लोग कहते हैं कि यार क्वेश्चन गलत है ना, क्वेश्चन गलत है, पेपर बनाने वाला मूर्ख था, वो इतना भी नहीं जानता कि 1 बाल्टी उठाना आसान होगा, 2 बाल्टी कैसे आसानी से उठेंगी। लेकिन नहीं भाई साहब, फिजिक्स को आप अंडर एस्टिमेटेड नहीं कर सकते। और एक और एग्जाम्पल है, पहाड़ पर चढ़ने में शरीर का हिस्सा आगे की ओर क्यों झुकता है? शरीर का हिस्सा आगे की ओर क्यों झुकता है, लिख लेना आप। तो गुरुत्व बिंदु को हम केंद्र में लाने का प्रयास करते हैं। आप कभी पहाड़ पर ऐसे सीधे, ऐसे स्ट्रेट होकर चढ़ने की कोशिश करिएगा, आप पहाड़ पर कभी नहीं चढ़ पाएंगे। आपको पहाड़ पर चढ़ना है, आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे
ऐसे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पहाड़ ऐसा है, पहाड़ ऐसा है, आप अगर चढ़ेंगे इस तरीके से तो क्या बैलेंस आपका रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसे हैं और आप इस तरीके से आगे की ओर झुके हैं, यहाँ आगे की ओर झुके हैं, तो आधा बैलेंस आपका यहाँ चला जाएगा, आधा बैलेंस आपका यहाँ रहेगा और गुरुत्व केंद्र बिंदु काम करने लगा और आप चढ़ते जाएंगे। तो पहाड़ पर चढ़ने में व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? गुरुत्व केंद्र के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इन एग्जाम्पल को लिख लो आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लो। भूसे से भरी हुई ट्राली, भूसे से भरी हुई ट्राली हल्की होती है, आप जानते हैं, फिर भी पलट जाती है। अनाज से भरी हुई ट्राली काफी वजनदार होती है लेकिन नहीं पलटती, नहीं पलटती। गांव में लोग ऐसा काम करते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। तो भूसे से भरी हुई ट्राली में वजन कम है, नहीं पलटना चाहिए, पलट जाती है। वजनदार ट्राली में वजन ज्यादा है, पलटना चाहिए लेकिन नहीं पलटती। कैसे? एक बाल्टी में वजन कम है, अच्छे से ले आओ। 2 बाल्टी में वजन ज्यादा है, अच्छे से नहीं ला पाओगे, लेकिन 2 बाल्टी अच्छे से आ जाती हैं। वजन ज्यादा है फिर भी आ जाती हैं। कोई आपको बाल्टी में अगर अंडर एस्टिमेटेड करे तो आप उसको यही उदाहरण देना कि जिस प्रकार भूसे से भरी हुई ट्राली हल्की होती है फिर भी पलटती है, इसलिए हल्की बाल्टी भी झलक जाती है। उसी कारण भरी हुई ट्राली आसानी से आ जाती है, वैसे ही 2 भरी हुई बाल्टियां भी आसानी से आ जाती हैं, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को इस लेक्चर का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, कुछ लेक्चरों को हम ओपन करते हैं वो इसलिए ताकि आप लोग को डेमो मिल सके, आप लोग समझ सके कि कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आने वाली जितनी क्लास हैं उनको हम प्राइवेट रखेंगे, वो आप तक शायद नहीं पहुंच पाएंगी। उसके लिए आपको बहुत मिनिमम सा सब्सक्रिप्शन लेना है ना, बहुत ही कम फी में, लगभग 300 रुपये पर सब्जेक्ट, 300 रुपये पर सब्जेक्ट के फॉर्म में हम आपको पढ़ाते हैं। जो आगे वाली क्लासें प्राइवेट रहती हैं, लेकिन कुछ क्लासें हम डेमो के लिए पब्लिक भी कर देते हैं, जैसे कि ये क्लास है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप क्लासेस ज्वाइन करें अगर आपको पढ़ना है विधिवत रूप से, क्योंकि कंटिन्यूटी से पढ़ने में ही चीज़ें समझ में आती हैं। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो आगे की देखता है, जिससे हमें समझ में नहीं आता, कंटिन्यूटी बिगड़ती है। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। केवल परिभाषा का मतलब रट लेने से नहीं होता, परिभाषा को अहम जीवन में, स्टडी में, अध्ययन में उतारना पड़ता है, तभी बात बनती है। लोग रट लेते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन क्रम से विज्ञान को वो कभी नहीं पढ़ते। क्रम से विज्ञान को पढ़ लोगे, परिभाषा हमेशा क्लियर हो जाएगी कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। क्रम का मतलब है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कोई भी व्यक्ति 5वीं सीढ़ी पहले नहीं चढ़ता, बल्कि पहली सीढ़ी पहले चढ़ता है। जिस दिन आप 5वीं और 10वीं सीढ़ी पहले चढ़ने लगें, आप ऐसी क्लासों को देखने लगें, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, प्रोसेस जो आपको चाहिए वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। प्रोसेस बहुत ही छोटी सी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सभी के पास है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।